संडे ब्रंच विद श्वेता में आपका स्वागत है। आप सभी वाकिफ हैं बॉलीवुड में जो मौजूदा हालात हैं उनसे। रोज़ चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। रोज़ाना एक नया सच, चाहे वो नेपोटिज़्म को लेकर हो या सुसाइड के मामले हों। डर लगता है ऐसी खबरों को सुनकर। आज हमारे साथ हैं हरीश शर्मा, जिन्होंने बॉलीवुड की हस्तियों को बहुत ही करीब से देखा है। एक दौर में आपने फ़िल्म पब्लिसिटी की इंडस्ट्री को रूल किया है। एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, फ़िल्म मेकर और अब एक ऑथर। आपकी किताबों के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन बॉलीवुड से जुड़ी बात आज हम सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। तो हरीश जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। वेलकम टू द शो। नमस्कार, जी, नमस्कार। थैंक यू श्वेता जी, कैसी हैं आप? बस आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो जी। आप गोवा कैसे चले गए? गोवा मैं चला आया, मुझे किताबें लिखनी थी 2-3। मुझे लगता है ईश्वर ने ही मुझे कहा कि तुम गोवा जाके आराम से किताब लिखो, मैं बॉम्बे में कोविड फैलाता हूँ पूरे इंडिया में, गोवा सेफ है फिर भी। सो अभी किताबों पर बातचीत होगी, लेकिन जो आज हमारे मुलाकात का जो मुख्य विषय है, बॉलीवुड। जी, आप जी, एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने कई फ़िल्मी हस्तियों के साथ आपने काम किया है, बहुत ही क्लोज़ली उनके साथ आपने वर्क किया है। जी। आपका अनुभव कैसा रहा है और अभी आप जो देख रहे हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि सब सच है, झूठ है, क्या है? मैंने काम किया था वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो एज़ पर द पीआर इंडस्ट्री वो मेरे लिए गोल्डन टाइम था। मेरे वो 10 साल, 12 साल जो थे वो गोल्डन टाइम थे। जी, नॉट ओनली फॉर मी बट मीडिया के लिए भी, जी, क्योंकि जो ताल्लुकात उस समय मीडिया के साथ और सेलिब्रिटीज़ के साथ होते थे आपस में, जी। वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसा फैमिली जैसा होता था, एक दूसरे को नाम से जानते थे हम लोग। मैंने महसूस किया है इस बात को। हाँ, तो आप तो खुद ही उस समय बहुत एक्टिव थी जी, जर्नलिज्म में, तो आपको पता है। जी, लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा पीड़ा इस समय जो है वो सुशांत सिंह वाली जो आप जानना चाहते हैं जाने अनजाने में, तो मेरी सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है वो तो यूट्यूब के जो जजेस हैं, यूट्यूब के जजेस से मेरा मतलब है जो यूट्यूब के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जो अपना अपना चैनल चला रहे हैं, जिनको मतलब जर्नलिज्म भी लिखना नहीं आएगा सही से, जी, और वो लोग जज की भूमिका करते हैं, वकील भी खुद बन जाते हैं दोनों तरफ के, और उसके बाद जजमेंट भी दे देते हैं। जी, उसमें से 90% तो ऐसे हैं जिनको बोलने का शऊर भी नहीं है कि कैसे बोला जाता है। सही बात। और वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और सुशांत सिंह के जो हादसा हुआ उसके बारे में ऐसे बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे सब चीज़ें उनके सामने ही हुई हैं सब। जी, जबकि जबकि उनमें से ऐसे कम से कम 80% 90% ऐसे होंगे जो किसी सेलिब्रिटी से मिले भी नहीं होंगे कभी। तो मेरे को उसका बहुत तकलीफ है, और मैं चाहता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं उस पर उन पर लगाम लगना चाहिए इसकी। जी। तो आपको लगता है कि जो खबरें सामने आती हैं, वो उसमें काफ़ी मसाला मिलाकर और उसको बिल्कुल एक चटपटी खबर बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं? वास्तविकता यदि 10% है तो 90% सिर्फ अपने लाइक को बढ़ाने के लिए वो उसके अंदर जो भी मसाला डालते हैं, जोड़ते हैं, वो सब करते हैं। जी, मुझे ऐसा मानना है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और जो यूट्यूब चैनल जो हैं जिनके इंडिविजुअल इंडिविजुअल चैनल लगा रखे हैं, तो जी। उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह ने अपने जाने के बाद भी उनकी रोजी रोटी चालू रखी हुई है। जी, तो जैसे मुझे आश्चर्य होता है कि उन चैनल पर भी 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, लाख-लाख लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद कमेंट्स करते हैं। मतलब किस तरफ जा रहे हैं, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी पीड़ा है उसके लिए। जी, तो जैसा कि आपने बहुत क्लोज़ली वर्क किया है, तो आपने कभी महसूस किया कि एक एटीट्यूड है कलाकारों में, अ, कुछ ही कलाकारों में, जैसे मैंने तो बहुत कलाकार मतलब स्टार से मैं मिली, आपके ही माध्यम से बहुत सारी फ़िल्म की पब्लिसिटी में मैं शामिल रही।
हमने बहुत कवरेजेस किए। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन शायद एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने महसूस नहीं किया होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कभी एटीट्यूड रहा किसी कलाकार में या नेपोटिज़्म कहीं न कहीं था? कभी बातचीत से कभी ऐसा आपको महसूस हुआ? देखिए, जैसा आप कह रही हैं कि आप जर्नलिस्ट थीं, तो आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसे ही मैं भी पीआर था, तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मीडिया के भी और सेलिब्रिटीज़ के भी, या जिन फ़िल्मों के लिए मैंने किया या सिंगर्स के लिए काम किया। जी, तो लेकिन हम कितने भी, आप जर्नलिस्ट हों, चाहे मैं कितना भी पीआर हूँ, कितना भी अच्छा पीआर करता हूँ, लेकिन आदमी का जो व्यक्तित्व है, वो तो आप नकली बहुत देर तक नहीं बना के रख सकते आप। जी, तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे वाले टाइम में, मैं 2015 से पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय तक मैं एक्टिव था पीआर में। उसके बाद तो मुझे आज की जनरेशन का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि मैं जो मीडिया से सुनता हूँ, आज के जो मीडिया से सुनता हूँ, या मेरे जो फोटोग्राफर दोस्तों से सुनता हूँ, उसको, उनकी बातें सुन के मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन अब में और पहले में बहुत चेंजेज आ गया है। पहले पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि सलमान खान आए हों या ऐश्वर्या राय हों आई हों, तो उनके लिए 10-12 लोगों की टीम आई हो कि जी 10-12 बॉडीगार्ड होंगे और मैनेजर होंगी, और ये मुझे तो याद नहीं पड़ता कि सलमान खान के साथ मैंने 7-8 फिल्में की, लेकिन मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसके ड्यूरिंग द पीआर, मतलब इंटरव्यू कराने के दौरान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ कोई 10-12-15 लोगों की फ़ौज चलती हो। जी, सिर्फ बॉडीगार्ड, यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सिर्फ बॉडीगार्ड होते थे 2-3, और वो भी मैं परमिशन देता था उनको, वो तब इर्द गिर्द हो सकते थे सलमान खान के। अदरवाइज सलमान खान भी ये ट्रस्ट करते थे कि हरीश शर्मा जो कह रहे हैं वही करना है। तो इतना कॉन्फिडेंस सेलिब्रिटीज़ को आप पर है, आपको सेलिब्रिटीज़ पर है, तो मुझे नहीं लगता कि अ, ऐसा कुछ एटीट्यूड या सब कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं। वो उस समय के जो आर्टिस्ट थे, वो बहुत काम एंड कूल, ऐसा मुझे लगता है। आज के बारे में मैं, आई एम नॉट अथराइज्ड टू से एनीथिंग, बिकॉज मुझे आज की जनरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम फ़िल्म स्टार्स की बात ना करें, लेकिन एक आम तौर पर जैसा कि एक सोच होती है एक आम इंसान की, अगर मैं वो जानना चाहूँ, कहीं न कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं, उसका इससे भी लेना-देना है कि एस्पिरेशंस, आकांक्षाएँ स्टार्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर वो जब मीट नहीं होती और आप वो पूरा नहीं कर पाते, तो निराशा होती है। और मतलब सुशांत की बात ना करके अभी जो भी सुसाइड के मामले आ रहे हैं, तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? मतलब व्हाई सुसाइड की ज़रूरत क्या है? मुझे लग रहा है कि जो आपसी कन्वर्सेशन है, उसमें बहुत लैक हुआ है अभी। जैसे मैं सुशांत सिंह का पढ़ता ही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो पढ़ता हूँ उसी को उतनी जानकारी है कि सुशांत सिंह ने 1 साल से अपने पेरेंट्स से या अपने लोगों से बात ही नहीं की थी। यदि आप घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप, इसका मतलब आप में कहीं न कहीं तो एक गैप, खुद के अंदर का गैप है आपके अंदर। यदि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, अपनी बहनों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे, दो भी दोस्त है, वो भी यही कह रहा है कि मेरे तो 3 महीने पहले बात हुई है, कोई कह रहा है 6 महीने पहले बात हुई है। तो मुझे लगता है कि बातें करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो इतना आसान हो गया है बातें करना कि आपके पास मोबाइल है, आप तुरंत फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो ये ढूंढता हूं कि मेरी किससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो मैं उठा के बात कर लेता हूं अचानक से। तो ये सेलिब्रिटीज़ को भी करना चाहिए, कुछ नहीं तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बात करते रहना चाहिए। मुझे लगता है जो कमी है वो इसमें इसमें आई है, उन्होंने, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा घेरा बना दिया है कि वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं या निकलना नहीं चाहते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। आपकी स्क्रीन जो है वो घूम गई है हरीश जी, यू हैव टू फिक्स इट। आप एक बार फ़ोन को घुमा के फिर सीधा कर सकते हाँ, हैं। मैं फ़ोन। हमारा हरीश शर्मा से कनेक्शन जो है वो टूट गया है, लेकिन वो दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी, जी। आप यस, जी, यू आर वेरी क्विक। जी, जी। वेरी क्विक टू कनेक्ट बैक। सो मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक़्त हमारे साथ
कौन-कौन हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? कुछ एक लोगों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं। हमारे साथ हैं ऋषि शंकर जी, उपाध्याय। नमस्कार डियर श्वेता जी एंड डियर हरीश जी। Harish ji is an amazing person. Always pleasure to meet him. Also, my hello to his family. So, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। and एक और उन्होंने मैसेज लिखा है कि ये जो इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म है आज की जनरेशन के साथ या पहले से ये इंडस्ट्री में चली आ रही है, ये उनका एक सवाल है, प्रश्न है। तो पहले से ठीक है, चली आ रही है मैं इसका जवाब देता हूँ। जी। आप और कोई है तो बात कर लीजिए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं नेपोटिज़्म का जवाब आज देता है हमारे साथ श्वेता जी। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू शैलेश। एंड वो लिखते हैं वो भी क्या दौर था सर, भेड़ चाल नहीं थी। जिस वक्त वो जर्नलिस्ट, मतलब मुझे भी याद है कि कैसे वी यूज टू वर्क लाइक अ फैमिली, और सबको ही, हर कोई ही, मतलब एक दूसरे से इतना अपनापन था। शायद ये एक कमी आ गई है, अपनापन की कमी आ गई है। हूँ। वो वही मैं कह रहा हूँ, वो भी कन्वर्सेशन ही है। हम लोग जो मिलते थे, मैं आप लोगों को बुलाता था, तो ऐसा नहीं होता था कि आप सिर्फ आए और आपने सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया और उसके बाद आप निकल गए, ऐसा नहीं होता था ना। बिल्कुल। आप 10 मिनट पहले आते थे या 10 मिनट बाद में आते थे कि चलो हरीश शर्मा से थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, घर की बातें करेंगे। वो सब चीज़ें होती थी ना, पहले सोच के ही आते थे कि अब मुझे आधा घंटा उसके लिए टाइम निकालना है, तो 10 मिनट हरीश शर्मा के लिए भी टाइम निकालना है। या मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मैं भी ये करता था कि श्वेता आ रही है, कोई भी जर्नलिस्ट आ रहा है, तो मैं सिर्फ मीडिया, मेरा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं उनकी मुलाकात करा दूँ और उसके बाद बाय बाय हो जाए। हम लोग बैठते थे, कभी मौका लगता था हम कॉफ़ी पीते थे, कभी टाइम निकालना पड़ता था ना, दोनों दोनों तरफ से ताली बजती थी। और सारा मुझे लगता है कि करीब करीब सारा मीडिया सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों को परिचित नहीं थे, ऐसा पूरी फैमिली से, फैमिली की तरह, फैमिली के लोगों को जानते थे, बच्चों को जानते थे। वो एक कितना कितना एक अलग ही माहौल था वो। सो कहीं ना कहीं हरीश जी, अभी ये जो मीडिया शब्द बार बार आ रहा है, इससे मुझे ये भी लग रहा है कि ना सिर्फ आपने अभी कहा यूट्यूब चैनल्स जो कि कुछ भी चला रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कई बड़े जर्नलिस्ट, बहुत ही नामी जर्नलिस्ट जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है, कवरेजेस किए हैं, दे आर ड्रिवन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वो खबरें छापते हैं, एक चापलूसी कहिए या किस अंदाज में छापते हैं, वो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसा है क्या? मुझे लगता है वो पहले भी था, हालांकि, लेकिन अभी टीआरपी का गेम जो है वो, तो असल में हमारे समय में चैनल थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। हमारे समय में यदि 10 चैनल रहे होंगे, 12 चैनल रहे होंगे, 15 चैनल रहे होंगे, तो वो संख्या आज की तारीख में 150 है, एग्ज़ैक्टली, यस। रीजनल और सब मिला के। जी, और जो यूट्यूब के हैं वो समझ लो आप 500 हज़ार कम से कम वो भी है। अनगिनत। और जो सोशल मीडिया पर फेसबुक और अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, वो समझ लो 10-12 हज़ार चैनल वो। तो कहाँ 150 चैनल और कहाँ 25-30 हज़ार चैनल, तो आपस में कोई वही तारतम्य नहीं है उनका। तो वो अब उन जो चैनल्स हैं या जो मीडिया है जिनकी आप बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, तो उनको अपना अपना, सबको अपना अपना एजेंडा सेट करना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे टीआरपी में सबसे आगे दिखना है। और सारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ तो दिखाते ही हैं, सारी एक ही न्यूज़ दिखाते हैं, सब ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन उसमें लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो सबका अपना अपना एजेंडा हो सकता है, राइट। और वो हो सकता है ऊपर से दबाव भी हो। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि दबाव भी हो सकता है, मालिकों का दबाव हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट। हमारे साथ हैं सुधा शर्मा थॉमस, लविंग इट, गो भैया, शी राइट्स। हाँ, ये मेरी सिस्टर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी। तो हाय। बहुत अच्छा लग रहा है, और कितना अच्छा है कि अभी आप दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप गोवा में, वो ऑस्ट्रेलिया में, हाँ एंड जी। एबल टू कनेक्ट एंड वॉच ईच अदर। हाँ। एंड अजय भास्कर जी हैं। Harish ji is not only a great person in PR industry, but also a wonderful person in his personal life. हाँ, अजय जी हमारे मित्र हैं, मॉर्निंग वॉक करने के, और फैब का हमारी एक संस्था है बॉम्बे में, जो अ, हम लोग पार्क में एक ग्रुप बनाया है फैब का नाम से, हम लोग उसमें वॉक करते हैं, रोज़ मिलते थे जब तक था बॉम्बे में।
और अजय जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं और हर तीसरे चौथे दिन टच में रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो बातचीत होती रहती है, मेरी बातचीत होती रहती है, मैं इसलिए खुश हूँ मुझे। राइट। तो देखिए आपने एक एकांत के लिए किताब लिखने के लिए जगह ढूँढी लेकिन आप अपनों से दूर नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिद्धि पलांदे हमारे साथ हैं। हेलो सर। हाय सिद्धि। नवीन शर्मा हैं। हेलो भैया। हाँ, ये मेरा भाई है, छोटा। तो आप लोग संदेश लिखते रहिए, मैं मिलाऊँगी जी, और भी जो जी। लोग हमारे दर्शक हैं उन सबके मैं संदेश। मैं अब ऋषि ऋषि के जो आपका भी प्रश्न था और ऋषि का भी प्रश्न था नेपोटिज्म वाला, उसके लिए बात करता हूँ। जी। सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नेपोटिज्म, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है? एग्ज़ैक्टली। मेरा मेरा बच्चा यदि पीआर में आना चाहता है या जर्नलिज्म में आना चाहता है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है किसी को? यदि वो काबिल होगा तो वो लिख के आगे बढ़ के पीआर में जाएगा या जर्नलिज्म में जाएगा। तो इंडस्ट्री में यदि कोई आता है, स्टार का बेटा यदि स्टार बनता है, आर्टिस्ट आता है, तो सिर्फ आप उसको उसको सुविधा मिल सकती है 1 फ़िल्म की, 2 फ़िल्म की, 3 फ़िल्म की, 5 फ़िल्म की। अमिताभ बच्चन का बेटा है तो 10 फ़िल्म, 12 फ़िल्म की, लेकिन उसको खड़ा तो अपने पैरों पर पड़ा होना पड़ेगा। हरीश जी, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगी, नेपोटिज़्म है हाँ, और इसमें कोई गलती नहीं है कि हर इंडस्ट्री में है और अगर वो काबिल होगा तभी आगे बढ़ेगा। आप उसको एक रास्ता दे सकते हैं लेकिन काबिलियत नहीं दे सकते। काबिलियत राइट। होगी तो आगे बढ़ेगा। हुँ। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आप दूसरे छोटे राज्यों से आए बच्चे या लड़के-लड़कियाँ जो कुछ करना चाहते हैं, उनका रास्ता काटें? देखिए ये वाली चीज़ें आप छीन लें। हाँ, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री में ना 90% लोग बाहर के ही हैं। सिर्फ जो 10% जो नेपोटिज़्म की बात जो आप कर रहे हैं ना, वो मुश्किल से 10% है। सिर्फ सुशांत सिंह यदि बाहर का था तो इतनी हाइट कैसे कर गया? उसमें टैलेंट था ना। मैं भी तो बाहर का ही था। मैंने 10-12 साल राज किया ना। यह इंडस्ट्री में जो भी 90% आपको सिर्फ दिखाई क्या देता है? हम लोगों को दिखाई क्या देता है? हम लोगों को दिखाई देता है सलमान खान। इस समय हमें हम सब लोगों को दिखाई देता है अमिताभ बच्चन। जो बहुत एक मतलब जो 5 टॉप 10 लोग हैं, हमें सिर्फ वही दिखाई देते हैं। सीधा सीधे स्ट्रगल ऑफ शाहरुख खान मतलब एक टीवी सीरीज़ सीरियल से कहाँ तक पहुँचे? अब आए ना शाहरुख खान भी कहीं पहुँचा ना। सुनील शेट्टी का मैं नाम लेता हूँ, वो इंडस्ट्री से था क्या वो? नहीं था ना। उसने वो भी पहुँचा ना। तो मुझे मैं ये ठीक है मतलब आपने बोला कि काट कर और भाई बड़े स्टार भी तो छोटे स्टार का रोल कटवाते हैं। तो ये तो आगे बढ़ने की लड़ाई है। तो आगे बढ़ने की लड़ाई है, आप में कुव्वत है तो आप आगे जाओगे। यदि सामने वाला आपसे ज़्यादा मजबूत है तो आप मजबूत जाओगे। और ये ऐसा सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में हो ऐसा नहीं है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर है ये ऐसा। राइट। गेम में नहीं है क्या? खिलाड़ियों में नहीं है क्या? यदि आप सेकंड से आगे निकलोगे आप तभी जीतोगे रेस। लेकिन एग्ज़ैक्टली। वो दिखते नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल मेहनत होती है उनकी, इसलिए आपको दिखते नहीं है वो। उसमें नहीं है क्या? गास्कर का बेटा यदि टैलेंटर होता, या सचिन का बेटा अभी छोटा है चलो, लेकिन गास्कर का बेटा था तो यदि वो खेलना चाहिए था ना उसको, इंडिया खेलना चाहिए था लगातार। क्या कमी थी उसके पास? तो आप नेपोटिज्म का नाम लेकर कुछ दिन तक तो बच सकते हैं, कुछ दिन तक चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर आपका ही टैलेंट बोलेगा। जी। सुशांत सिंह राजपूत ने जो हाइट पकड़ी थी, या जो कितने लोग पकड़ पाते हैं वो बताइए मुझे आप। उसके एग्ज़ैक्टली। उसके उसके समकक्ष मैं रखूं तो आयुष्मान खुराना को मैं रख सकता हूँ, जी, जी, आयुष है ना? या वो एक जो लड़का है, क्या नाम है उसका, राजकुमार। सनी वाला, राजकुमार राव है, सनी सनी वाला एक लड़का था ना, वो क्या नाम है? मुझे नाम याद नहीं है। मुझे याद समझ में नहीं आ रहा है आप कौन से कलाकार की ज़िक्र कर रहे हैं। सो एनीवेज़ हाँ, आप जो जो कह रहे हो वो सही है। हाँ,
जानवी ने जिसको बोला था, जानवी ने बोला था कि मेरा ड्रीम है कि उसके साथ काम करूं, या मैं, क्या नाम था उस लड़के का? आई चलिए डोंट कोई बताएगा अभी, कोई कोई अभी बताएगा कोई जो प्रशंसा। लोग हैं, अभी। सारे लोग हैं, सुन रहे हैं, वो लिख सकते हैं। सिद्धि हाँ। पलांदे लिखती हैं, ही इज़ एन अमेजिंग बॉस। इवन मैडम इज़ सुपर्ब अमेजिंग, बेस्टेस्ट बॉस एवर। यतींद्र शर्मा। सिद्धि जी, जी, बोलिए। सिद्धि हमारे साथ सिद्धि हमारे साथ मुंबई में थी, हमारे ऑफिस में। और अभी ये बहुत अच्छी रीडर हैं, मतलब अपना इंस्टाग्राम पर अपनी किताब, अपनी बुक्स के रिव्यूज़ करती हैं। और मैंने आपसे भी जिक्र किया था इनका, आपको ध्यान हो तो बहुत कमाल की लड़की है ये, और बहुत हाउ नाइस, क्लोज टू आवर फैमिली है। वेरी नाइस। जी। हमारे साथ यतींद्र शर्मा है। सो नाइस टू सी हिम हियर आफ्टर सो लॉन्ग। सभी पुरानी यादें ताज़ा हो गई भैया। गुड टू सी यू एंड श्वेता जी, ही राइट्स। वाह! मज़ा आ गया देखकर फैमिली, यतींद्र। परिवार ही जुड़ गया पूरा। जी, जी। अभी दीपक दीपक की कमी लग रही है। आ, अक्षत अक्षत गौर हैं, कार्तिक आर्यन। अच्छा वो ये कार्तिक आर्यन, यस। अक्षत मेरा नेफ्यू है। और जो अक्षत और यह जो एचएससी को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं ये दो लोग मिलके, हुँ, हुँ। तो मैंने कहा भैया मैं तो करूँगा नहीं, तुम लोगों को करना है तो करो, मैं तो गाइड कर सकता हूँ। तो इन लोगों ने कमर कस ली है फिर से। बहुत और और उसी कमर कसने में हमने, जो मेरे मित्र हैं नरविजय यादव जी चंडीगढ़ में, उन्होंने अपना पहला ब्लॉग वायर सर्विसेज शुरू किया है। और डिजिटल मीडिया तो उनके पास 200 नंबर्स ऑलरेडी हैं। तो उनका और एचएससी का टाई अप कराया है, तो जिससे कि एक नई दिशा में इसको लेके जाया जाए पीआर को। ओके, सो मुझे लगता है मुझे अक्षत का ही मेल आया था, जो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहती थी। आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। जी जी नेक्स्ट जी। देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम, मनोज बाजपेयी, कुणाल खेमू। शुरुआत अ, हठ कैंप से की, लेकिन आज उनकी भी पहचान है। ओ, बिल्कुल। ये दीपक सारे ये सारे मेरे सिपाही हैं, दीपक जी आ गए हैं। आ गए हैं जी, हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। तो ये मेरे सारे सिपाही हैं जिन्होंने एचएससी को वहाँ पहुँचाया, जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। जी, बहुत। और वी ऑल वर लाइक अ फैमिली। और दीपक, यतेंद्र, आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की। जी, लेकिन ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा कौंधता रहा कि इतनी एकदम चरम पर पहुँचकर आपने ये कॉल क्यों लिया कि अब आपको ये नहीं करना है? ये दरअसल पता नहीं मेरी डेस्टिनी में है कि जब मैं कभी भी किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचता हूं तो उसके बाद पता नहीं मेरे को कौन सा कीड़ा काटता है कि मुझे फिर से ज़मीन से उठ के स्ट्रगल करने का मन करता है। तो जब मैं पिथौरागढ़ में था तो मैं वहाँ भी पीटीआई का कॉरेस्पॉन्डेंट था, दैनिक जागरण का कॉरेस्पॉन्डेंट था। जी, और जब मैं, हाँ, जब मैं टॉप पर था बिल्कुल वहाँ पर, 90s की बात कर रहा हूँ, तब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर और मैं दिल्ली आ गया 700 रुपये जेब में लेके। और फिर 92 में मैंने वहाँ से स्ट्रगल शुरू किया, तो उसके बाद की हिस्ट्री तो पता ही है आपको। तो अ, क्रिकेट क्यों नहीं परस्यू किया? आप तो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे हरीश जी। मुझे लगता है कि क्रिकेट मैं खेलता था, लेकिन मैं बॉर्न क्रिकेटर नहीं था, मैं नेचुरल क्रिकेटर नहीं था। मुझे जो भी जितना भी मैंने किया वो मेहनत करके ही पहुंचा। और मुझे आज मैं देखता हूँ पलटकर, या मैं सचिन की किताब पढ़ रहा था, या मैं जो और लोगों की किताब पढ़ता हूँ, या जो एथलीट की किताब बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है, उस समय तो नहीं लगता था, उस समय तो मुझे लगता था कि ये पार्शियलिटी हुई है मेरे साथ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं किसी को दूसरों को दोष देता था मुझे। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कमी मुझ में थी, मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितने मेरे समकक्ष या जो मेरे साथ के खिलाड़ी थे जो आगे पहुँचे, उन्होंने की। वो मेरी मेहनत उतनी मेरी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ पर जहाँ पर मुझे पहुंचना चाहिए था। बाकी ये मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपके नसीब में, आपकी डेस्टिनी में होता है वो आपको मिलता है। लेकिन मुझे उसका कोई गिला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा नहीं किया, तो लेकिन पीआर की और जर्नलिज्म की फील्ड में और एज ए ऑथर मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा। हुँ, हुँ।
सो आप रोज़ नई प्लानिंग करते हैं कि अब मैं ये बनना चाहता हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ और हर जगह जाते हैं तो आप फिर बेहतरीन हो जाते हैं। सो किताब लिखने का अब जब मुंबई आप पहुँच गए, तो मुंबई आप क्या सपना लेकर पहुँचे और फिर किताबें कैसे हुई? मुंबई में लेके सपना पहुंचा था कि मुझे फ़िल्में डायरेक्ट करनी हैं, फ़िल्में लिखनी हैं। जी। और इत्तेफ़ाक से मुझे मौका भी मिल गया। मैंने 2012 में अपनी पहली फ़ीचर फ़िल्म और उससे पहले एक शॉर्ट फ़िल्म और एक डॉक्यूमेंट्री भी बना ली थी। हुँ, हुँ। लेकिन वही कहते हैं डेस्टिनी ऐसे थी कि बहुत बड़ी रिलीज़ नहीं हो पाई फ़िल्म। और इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अभी कोविड ख़त्म होगा तो मैं फिर वापस जाऊंगा बॉम्बे और फिल्म बनाने के लिए स्ट्रगल करूंगा। और ईश्वर ने जैसा मेरा साथ पिछले 50 साल में 3-4 बार दिया है कि मैं जीरो से उठा और ऊपर पहुंचा, टॉप पे लेके गया ईश्वर मुझे, ऐसा मुझे फिर लगता है कि मैं फिर से ऐसा करूंगा। और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर भी और भरोसा है ईश्वर मुझे साथ देंगे फिर से। और जहाँ तक लिखने की बात है, बुक्स की बात है, तो वहाँ भी मैं पीआर कर रहा था क्योंकि रोजी रोटी तो चलानी थी बॉम्बे में, तो पीआर कर रहा था। लेकिन 2015 में मैंने, पता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था पीआर करने में। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पीआर में वो बात नहीं रही जो जो हमने शुरुआत की थी या जो हम करते थे उसमें। क्योंकि अभी हिंदुस्तान टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया है या मिड डे है, वो सब पेड हो गए हैं। आपको कुछ छपाना है, यदि सेलिब्रिटी भी है, शाहरुख खान भी है, ऋतिक रोशन भी है, अमिताभ बच्चन भी है, किसी को भी फ़िल्म से रिलेटेड छपाना है या कुछ भी कमर्शियल छपना है तो बिना पैसे दिए ये लोग भी नहीं छप सकते। तो हरीश शर्मा की भी साथी क्या थी कि मैं छपा सकता था किसी को। हुँ, और हमने जो किया है कि वो ऐसा, बट हमने जो, ये दिल्ली मुंबई में अंतर है या समय का अंतर है? क्योंकि दिल्ली में तो ऐसी बात नहीं थी। नहीं नहीं, ये तो मैं, जब मैंने बॉम्बे पहुंचने के बाद जब शुरू किया था ना पीआर का, मैं तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता था, तो क्या ये सिर्फ़ मुंबई में ऐसा होता था या फिर टाइम्स मुंबई में, मुंबई टाइम्स में ऐसा शुरू किया था। उसके बाद देखा देखी दिल्ली टाइम्स में हुआ, उसके देखा देखी हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ, उसके बाद फिर मिड डे और इवन डीएनए भी, अभी मिरर भी, सब लोग जो हैं वो बिना पैसे लिए, बहुत रेयर होता है कि छापते हैं या उनको अपनी स्पेस भरनी होती है और कोई पेड नहीं मिलता, तब वो लोग इस स्पेस का इस्तेमाल करने देते हैं अपने तरीके से, अपने ढंग से। हुँ, उसमें पीआर का कोई बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होती है। राइट। और हमने जो काम किया है, आपको पता है कि हमें किसी को भी प्रिंट कराना होता था तो हम जो रिलेशन थे उसके भरोसे ही करा लेते थे हम। हाँ, बस आपको तो अब बड़ा मुश्किल था कि इस तरीके से पीआर, या तो मैं अपने आप को बदलाव करता कि मैं जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देता, लेकिन वो मेरे दिमाग ने और मेरे दिल ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि वैसा करना है। हुँ, हुँ। इसलिए मैंने पीआर छोड़ा। फिर मैंने 2015 में सोचा कि मैं किताबें लिखता हूँ, क्योंकि लिखने का ही मेरा एक जुनून था। किताब लिखने का आपने सोचा तो फिर एक ऐसा टॉपिक आपने चुना, फ़िल्म इंडस्ट्री पे क्यों नहीं लिखा? आपने कसाब पे लिखा। कसाब पर मैंने जो अपनी पहली किताब लिखी वो इसलिए लिखी कि जो इंसिडेंट हुआ था, जो अपना मुंबई में जो हुआ घटना था, है। जी। वो बहुत ही तकलीफ़देह था, बहुत ही अ, पीड़ा पीड़ाजनक था वो बहुत। जी। और मैं उस समय गोवा फेस्टिवल में था, फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा था गोवा में, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, और मैंने वहाँ देखा था और मुझे उसी दिन वापस आना था मुंबई। और वो देखकर मैं हिल गया। और मेरे कहीं एक दिमाग में कहीं ये रहा रहा कि जो लड़का पकड़ा गया था वो, हुँ, हुँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो आतंकवादी बना होगा। हुँ, हुँ। तो वो मेरे कहीं दिमाग में था। और उसके बाद भी वो कसाब कसाब अगले 2-3 साल तक चलता रहा, जब तक उसको फांसी पे नहीं लटका दिया गया। तो जब उसको फांसी लटका दिया गया तब मेरे मेरे थॉट आया कि क्यों ना मैं इसके दिमाग पर किताब लिखूं, कि इसका दिमाग क्या चल रहा होगा, कैसे इसको आतंकवादी बना होगा, कैसे अ, उसने अपने आप को तैयार किया होगा। उस सब पर मैंने फ़िक्शनल और जो जानकारी थी वो, और फ़िक्शनल उसकी बायोग्राफ़ी लिखी।
हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि उसी पे लिखना है, क्योंकि उससे पहले तो मेरा यही प्लान था कि मैं 10 इयर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पीआर लिखूंगा, फिर 15 साल हो गए, 15 साल लिखूंगा। नाउ इसे 20 इयर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पीआर। तो मैं पिछले 5 साल से सोच रहा था कि मैं कि इस पर अपने जो 20 इयर्स का पीआर है उस पर लिखूंगा, लेकिन पहले वो आ गई। उसके बाद फिर मैं नो बॉल 2 करोड़ एक किताब है जिस पर एक क्रिकेटर के ऊपर रियल रियल मोहम्मद आमिर एक पाकिस्तानी बॉलर है, उस पर मैं किताब लिख चुका हूँ। लेकिन मैं अब 20 इयर्स की जो मेरे पीआर का किताब है वो पहले मैं लिखूँगा, पहले प्रिंट होगी वो, उसके बाद फिर मैं अपनी ये किताब लिखूँगा। उसके अलावा मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। अब बॉम्बे में जाऊँगा तब ये सही होगा, कोरोना का महामारी सही होती है तो उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या आगे बढ़ता है। जी, तो इस वक़्त हमारे साथ हैं सिद्धि पलांदे सर विथ डिजिटल मार्केटिंग इन फुल स्विंग। Will this new phase of HSC tackle influencer marketing as well? हाँ, मुझे सिद्धि ऐसा लगता है कि हमने जैसे जब पीआर किया था तो हमने उस समय भी एक बदलाव किया था कि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर था वो बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। कोई भी सेलिब्रिटीज़ होती थी, कितना भी बड़ा स्टार होता था, हम सिर्फ इंटरव्यू कराते थे। वो स्टार्टिंग, उसका क्रेडिट मैं खुद से लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमने शुरुआत की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर हमने ख़त्म कर दिया था। और ये बात प्रोड्यूसर्स को और जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी समझ में आने लगी थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिस्पॉन्स और इंडिविजुअल इंटरव्यू का रिस्पॉन्स जो मिलता था अलग होता था। तो वो हमने एक शुरू किया था और वो हमने उस पर हम कायम रहे 10 साल तक। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, लेकिन ऐसा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद भी हमें इंटरव्यू के लिए 4-5 घंटे का टाइम हर सेलिब्रिटीज़ का चाहिए होता था। तो वो हमने शुरू किया था। तो हमें लगता है कि अभी डिजिटल का टाइम है। सब, आप देखिए, दिल्ली में बैठी हैं, मैं गोवा में बैठा हूँ, और जितने हमारे मित्र हैं, जितने परिचित हैं, वो कहीं कहीं हैं, कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, कोई कहीं है, और वो सब टच में है, संपर्क में है। तो किस माध्यम से? डिजिटल के माध्यम से संपर्क में है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल का जो रोल है, और जो निर्विजय जी की पहल है अपना ब्लॉग वाइड्स के साथ साथ, मुझे लगता है कि ये एक नई दिशा में लेके जाएगा इस पीआर को। और मुझे लगता है कि नई जनरेशन और बाकी जो हमारे साथी लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। Hmm, very nice. Actually, this will work because अब तो वो दौर नहीं रहा, सब कुछ हम बैठ के घर बैठ के प्रोग्राम कर पा रहे हैं। So, हाँ, आप देखिए ना, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी ऑफिसेज़ का जो खर्चेज़ हैं, ऑफ़िस के जो खर्चे हैं, अभी जैसे मेरी बेटी घर से काम कर रही है, बॉम्बे की कंपनी के लिए घर से काम करती है। तो वो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाँ, तो वो अभी आने वाले टाइम में कोई भी कंपनी क्यों 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जो है रेंट के देगी और खर्चा बढ़ाएगी, जब काम सारे हो ही रहे हैं। जो इस समय काम हो सकते हैं तो बाद में भी हो सकते हैं, जब कोविड नहीं रहेगा तब भी हो सकते हैं। बहुत सारे बदलाव एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि ऐसे होंगे अगर स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं उसके बाद, क्योंकि एक तो ये जो लोगों ने को लत लगी है कि अब आप घर से भी कर सकते हैं, और लत नहीं, कंपनीज महसूस कर रही हैं कि जब काम हो रहा है तो हो रहा है। सो हाँ, मतलब देखिए, अब जैसे मुझे तो बाकी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे मेरी बेटी का अनुभव मैं बताता हूँ आपको कि रोज़ रोज़ उसकी मीटिंग होती है, 10:30 से आधे घंटे की मीटिंग होती है उसकी। पहले तो जितने भी स्टाफ है सब लोग ऑनलाइन बात मीटिंग करते हैं, जूम के माध्यम से शायद। तो उनकी मीटिंग जैसी जैसे ऑफिस में होती है वैसी अभी भी हो रही है। और कोई इंदौर में बैठ के है, कोई मुंबई में बैठ के, कोई गोवा में बैठ के है, कोई इस तरह से जब काम संभव हो सकता है तो अननेसेसरी का खर्चा क्यों बढ़ाना है, ज़बरदस्ती का खर्चा। राइट, सो आपकी सिस्टर लिखती हैं, आई एम श्योर पीआर इंडस्ट्री इज मिसिंग यू। एक्चुअली एक्चुअली पीआर इंडस्ट्री नहीं, अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो वो सब भी आपको मिस करते हैं। एंड बहुत हाँ, मुझे लगता है कि जिनके जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि मुझे वापस आना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग, यानी कैलाश खेर भी मुझे कई बार प्रेशर डाल चुके हैं, भैया तुम क्यों नहीं आते हो वापस, जी, आपको आना चाहिए। और मीडिया में भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं, संजय पांडे जी हैं एबीपी में, वो मेरे पीछे पड़े हैं कब से कि आप आइए। आपने भी कई बार बोला मुझे, लेकिन अब
पीआर इंडस्ट्री में अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिजिड हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब स्पेस छोड़नी चाहिए नई जनरेशन के लिए, उनको करना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। हमने 15 साल 20 साल किया ना काम, हुँ, तो लोगों को आना चाहिए, करना चाहिए। हमसे हमसे जो मदद हो सकती है, हमसे जो सीखना चाहते हैं, वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वापस आना और फिर से काम करना, वो अब मेरा मन और दिल नहीं है उसके अंदर, नहीं तो मैं जाता नहीं। राइट। लेकिन मीडिया हो या पीआर हो, जो भी लोग मेरी मदद चाहते हैं, जो भी मेरा सहयोग चाहते हैं, आई एम रेडी टू डू इट 24 आवर्स इंटू 7। उसके लिए तो मैं आपको तंग करती ही रहती हूँ। सो नहीं, अभी भी तो बहुत सारे लोग मुझे, मीडिया के लोग भी, जिनको सबको पता भी है, सब लोग अभी भी मुझे फ़ोन नंबर के लिए या कुछ, तो मैं सब मैनेज करके देता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता। और मैं अपनी कोशिश में जितनी कर सकता हूँ मदद करता हूँ। रोज़ के कम से कम आज भी मेरे को 4-5 मैसेजेज आते हैं कि भैया आज का नंबर दे दीजिए, इसका इससे बात करा सकते हैं। तो जो मेरे दायरे में होता है मैं ज़रूर करता हूँ मदद। ज़रूर। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन संतूर प्लेयर हैं, जुड़ रहे हैं कोलकाता से। लिखते हैं नमस्ते टू यू बोथ, सो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार। संदीप जी ये बहुत अच्छा लग रहा है आप जुड़े हैं। इत्तेफाक ही है कि मैं संदीप जी से मुलाकात शायद नहीं हुई है मेरी, या मैं पीआर उस समय नहीं किया था मैंने। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, मुझे दुख भी है, दुख किस लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने क्लासिकल म्यूजिशियंस 2015 तक शायद ही कोई ऐसा उस समय तक का बचा जिसके साथ मैंने काम ना किया हो। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पंडित रविशंकर से लेकर और अभय सपोरी तक मैंने इन लोगों के साथ काम किया। एक मेरी समझ से 2-3 जनरेशन के साथ मैंने काम किया, और मैं उनको अपने काम से सेटिस्फाइड कर पाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून देता है। और हमारे साथ हैं गुरुग्राम योगा क्लास से नॉलेजेबल टॉकिंग, काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू। और सुधा जी लिखती हैं वेरी प्राउड ऑफ यू भैया ऑलवेज। सिद्धि पलांदे लिखती हैं आई अग्री, वर्क फ्रॉम होम आल्सो गारंटीज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, it saves a lot of traveling and money. यस, शी इज़ राइट। बट सुनीता बुद्धिराजा जी अगर आप मिले हों, जी, जी, बिल्कुल। जी सुनीता जी लिखती हैं लेकिन जो ऑफिसेज लीज पर है उनमें से बाहर निकलना मुश्किल है। सो सही सही कह कह रही रही हैं हैं, सुनीता जी। सही कह रही हैं बुद्धि जी, सही कह रही हैं। और नमस्कार बुद्धि जी को। सुधा जी लिखती है वी आल्सो वांट यू बैक कॉज देन वी कैन मीट द सेलिब्रिटीज एज वेल व्हेन वी कम टू इंडिया। सो नहीं, वो तो हम अपनी फ़िल्में बनाएँगे तब भी कर सकते हैं। सो अभी कोई नई फिल्म पे काम कर रहे हैं हरीश जी? मैं नई फ़िल्म पे काम नहीं कर रहा, मैं अपनी किताबें जो मैं लिख रहा हूँ, उन पर ही वेब सीरीज़ बनाने का मेरा मन है। चाहे वो कसाब पर हो, चाहे वो नोबल 2 करोड़ पे हो, क्योंकि दोनों ही अलग मिजाज की वेब सीरीज़ होंगी। और मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब होऊँगा। बाकी मैंने फ़िल्में लिखी हैं, अब मैं प्रोड्यूसर से कनेक्ट करूँगा जब ये थोड़ा-सा माहौल सही होगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने स्टोरीज़ लिखी हैं, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी आगे। सो जाते-जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सवाल। जब आप दिल्ली से मुंबई गए तो आप फ़िटनेस को लेकर भी आप में गज़ब का ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया और आप सबको मोटिवेट करते रहे। कितने किलोमीटर वॉक, इतने स्टेप्स और इतना ये और इतना वो, मतलब आपने बाकी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि फ़िटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अ, इतना बदलाव कैसे आपने अपने अंदर लेकर आया? जब मैं बॉम्बे में था तो मेरा वेट था 90 प्लस। दिल्ली में था तो मेरा वेट था 80 प्लस। और एक दिन मेरी बेटी छोटी थी, तो जब मैं तैयार होकर निकलने ऑफिस की तैयारी कर रहा था, तो मैं शीशा देख रहा था, तो शीशे में देखकर मेरी बेटी कहती है, ओए मोटे। तो मेरी घंटी बजी और मैंने कहा कि
अब ये टाइम आ गया है कि अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसे हमारे बच्चे तो रोज़ कहते हैं, लेकिन हमारी घंटी नहीं बज रही। आपकी आपकी घंटी भी किसी ना किसी दिन ज़रूर बजेगी, कि ज़रूरी नहीं कि बच्चों के कहने से बजे। खुद के कहने से भी बज सकती है, और खुद किसी किताब को पढ़ने से हो सकती है, किसी टीवी को देखने से हो सकती है। तो मुझे बस वही था कि मुझे अपने आप को फिट करना है अब, और मुझे जो, क्योंकि परिवार में इस्टेब्लिश करने में और खुद को इस्टेब्लिश करने में जो 15-20 साल आप अपने आप को भूल जाते हैं, वो मुझे लगता है कि वो भूलना नहीं चाहिए। मैंने गलती की, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन आपको अपना इंडिविजुअली आपको अपने ऊपर ख्याल रखना चाहिए, और ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए करना चाहिए। और जब आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, अक्सर ही हम अपने आपकी सेहत। मशगूल हो जाते हैं, अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने बारे में भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं सबसे, जो देख रहे हैं या जो मेरे मित्र हैं जिनको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, कि कुछ ना कुछ आप एक टारगेट लेके चलिए कि हमें ये करना है अपने वेट को लेकर। अपने इतना इतना अब तो साधन है, यूट्यूब पर आप देख कर सकते हैं। हमारे मित्र हैं, योगा गुरु, वो डालते रहते हैं यूट्यूब पर, सुनील सिंह। हुँ, हुँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं। मैं तो किंचित मात्र भी नहीं हूँ उसके अंदर, लेकिन जब मैं कर सकता हूँ 90 प्लस से मैं 75 आ सकता हूँ, तो आप लोग भी आ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। दीपक और दीपक गुप्ता को ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लग रही है, तो हम्म, मुझे लग रहा है वो मोटिवेट हो रहे होंगे आपकी बात सुनकर। दीपक 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 अपने लाइफ में, अपने काम में बड़ा अच्छा कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो अपनी सेहत को लेके हमेशा कॉन्शियस रहा है। और मुझे लगता है कि अब अब इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है और थोड़ा सीरियस होगा। जी, मुझे सार्थक हमारे साथ है, वंडरफुल, गुड विशेस, प्राउड ऑफ यू लिखती हैं। ये मेरी लाइफलाइन है, ये अपना, मेरी बड़ी दीदी हैं न्यूजीलैंड में। हुँ, और इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, बेस्ट विशेज हैं। और लव बोथ ऑफ माई सिस्टर। श्वेता येस। रंजन क्या लिख रहे हैं दीपक जी? दीपक लिख रहे हैं, श्वेता रंजन प्लीज़ डू मोर लाइव सेशंस विथ मोर इंडस्ट्री पीपल। So I definitely will organize such more sessions because it is really entertaining, enlightening, learning, knowledgeable sessions. Uh, एक हल्की-फुल्की बातचीत, लेकिन आप अगर देखें गहराई से तो बहुत कुछ सीख जाते हैं आप। और हरीश जी ने तो हमेशा सिखाया ही है सबको। तो बहुत बिल्कुल कुछ सीखने बिल्कुल। को मिला हरीश जी आपसे, और ये कन्वर्सेशन इतने लंबे समय के बाद जो आपसे बातचीत हुई है इतनी लंबी, काफ़ी अच्छा लगा। I would like to thank you for coming on the show. थैंक यू वेरी मच। मैं मुझे तो लगता नहीं था, या मुझे पता नहीं कि मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं किसी शो में भी आऊँ। लेकिन आपने ये मौका दिया मुझे, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और सब लोगों का धन्यवाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे चाहते हैं। सबको मेरा प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार। जी, तो जाने से पहले मैं दर्शकों को बता दूँ कि आज शाम आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 7 बजे नेशनल खबर पे ही, और आप तबला एक्सपोनेंट अनूप घोषी से मिल सकते हैं, उनसे भी सीधे आप जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त, और नेशनल खबर के पेज को ज़रूर लाइक करें ताकि इस तरह के कार्यक्रम आप अमूमन एन्जॉय करते रहें, आपको नोटिफ़िकेशंस आते रहें। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू नमस्कार। सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।